viewers, welcome on Commerce Classes by Jyoti Arora. सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के जो फर्स्ट पार्ट के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे उसी के ही सेकंड पार्ट के बारे में अबाउट द इक्विटी शेयर्स एंड अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. लास्ट वीडियो में हमने अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिक पार्ट, उसको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट. अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं, हमारे डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस: लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच आर इशू फॉर मोर देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, जिससे हम फाइनेंस रेज करते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं. मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच वी रेज फाइनेंस फ्रॉम 1 to 10 ईयर. जिन सोर्सेज से हम 1 to 10 ईयर के लिए फाइनेंस रेज कर सकते हैं, देज आर नोन एज द मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. और शॉर्ट टर्म से हम लेस देन 10 ईयर के लिए हम रेज कर सकते हैं फाइनेंस को. लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमारे रहेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेन 2 तरह के सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स. इसी तरह हमारे और भी डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जैसे डिबेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, एंड द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक LIC, IDBI, GIC, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं वहीं पे, तो हमारे मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स आते हैं, बट इक्विटी शेयर्स जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उनसे हम मोर देन 10 ईयर के लिए फाइनेंस रेज करते हैं, और जो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेंगे उनसे हम 1 to 10 ईयर के लिए जो फाइनेंस रेज करते हैं. हमारा जो मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आते हैं उसमें भी हमारे दोबारा से प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स रहेंगे, बट इफ वी रेज फाइनेंस फ्रॉम 1 to 10 ईयर फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स एंड द डिबेंचर्स, देन दे कम अंडर द मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैटेगरी. इसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक से भी हम मीडियम टर्म फाइनेंस को रेज कर सकते हैं. और शॉर्ट टर्म सोर्सेज में हमारे रहेंगे जो कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. लेट्स वी स्टार्ट. अगर हम डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के अलावा भी हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ओनर फंड एंड दी बोरोड फंड. ओनर फंड, फर्स्ट वन इज दी ओनर फंड एंड दी बोरोड फंड. ओनर फंड मीन्स जो ओनर्स के हैं, जो ओनर्स ने ही लगाए हैं. अगर हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के ओनर्स बन जाएंगे. और बोरोड फंड मीन्स जिनसे अगर हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो वो हमारे बोरोवर कहलाएंगे. जो हमारे ओनर्स फंड होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज दी इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज दी preference shares. Equity shares and the preference shares. और बोरोड फंड में हमारी लोन कैपिटल आती है. बोरोड फंड को हम लोन कैपिटल भी बोलते हैं. अगर हमारे बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है और हम वो वाली फाइनेंस रिक्वायरमेंट लोन से फुलफिल करते हैं, जैसे इसके अंदर आएगा हमारे डिबेंचर्स. जैसे हमारे बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमने कैसे फुलफिल की? डिबेंचर्स इशू करके. अगर हम शेयर्स इशू करके अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमारी ओनर्स फंड का पार्ट होता है. लेकिन अगर हम लोन लेके अगर हमारे बिजनेस की फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो हमारी बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं.
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इक्विटी शेयर्स। जैसे कि अगर अभी हमने डिस्कस किया, जो शेयर्स जो ओनर जो हमारी कैपिटल होती है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो तरह की होती है, ओन्ड कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल। जो ओन्ड कैपिटल होता है उसमें इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इट मीन्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही हमारे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनसे हम फाइनेंस रेज करते हैं तो हमारे बिजनेस के ओनर्स बन जाएंगे। बट रियल ओनर्स की बात करें तो हमारे बिजनेस के रियल ओनर जो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इक्विटी शेयर्स में ही, इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। हमारे बिजनेस के असली ओनर तो इक्विटी शेयर्स ही रहेंगे। इक्विटी शेयर्स हैव द फुल राइट टू वोट। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें बिजनेस में राइट करने का भी वोट होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट होता है। क्योंकि अगर वो रियल ओनर है तो रियल ओनर बिजनेस में वोट भी करेंगे और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेंगे। राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट रहेगा। इक्विटी शेयर्स रिफर्स टू दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, which do not carry any preferential right, लेकिन इन्हें राइट नहीं होता इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। यहाँ पे मैं प्रेफरेंशियल राइट की बात कर रही हूँ। अगर बिजनेस लिक्विडेट हो रही है तो लिक्विडेट के सिचुएशन में पहले डिबेंचर होल्डर की कैपिटल वापस की जाएगी, डिबेंचर होल्डर की कैपिटल वापस की जाएगी, उसके बाद कुछ अमाउंट रह जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल वापस की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई कैपिटल रह जाती है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, अगर कोई कैपिटल रह जाती है रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तब इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। अगर कुछ अमाउंट कुछ भी नहीं रहता तो इक्विटी शेयर विल गेट नथिंग, they will get nothing, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो प्रेफरेंस की बात करें तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है डिबेंचर होल्डर को रहती है, सेकंड प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रहती है, एंड लास्ट में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर कुछ नहीं रहता, बिजनेस के पास कोई प्रॉफिट ही नहीं रह जाता, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया जाता। इसीलिए हम कह सकते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, हमारी सबसे बिजनेस की रिस्की कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट रिस्की कैपिटल, ये हमारे सबसे रिस्की होते हैं इक्विटी शेयर्स। और अगर हम डिविडेंड की भी बात करें ना, पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड भी सबसे पहले प्रॉफिट होने की सिचुएशन में डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट वापस किया जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दिया जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में अगर प्रॉफिट रह जाता है तो देन इक्विटी शेयर विल गेट, अगर नथिंग इज लेफ्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट नथिंग। तो सबसे लास्ट में जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। सो हमने क्या डिस्कस किया, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन management, and but they do not have any preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital in the event of liquidation। but उन्हें right नहीं होता है कैपिटल का एंड एनुअल डिविडेंड का, उन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं होती। अगर कुछ रहता है तो उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, और कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है तो उनकी कैपिटल वापस की जाएगी। अगर बिजनेस के पास ही नहीं रहता तो उनको कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर लेती है, वहां से कंपनी फाइनेंस रेज कर दिया है, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ तो कंपनी को, कुछ इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा कि वो भी, कंपनी भी क्या करना पसंद करेगी, इक्विटी शेयर्स से फाइनेंस रेज करना पसंद करेगी, और इन्वेस्टर्स भी इक्विटी शेयर्स में जो है कैपिटल इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, दैट इज कंपनी, एडवांटेजेस टू कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी को भी कुछ एडवांटेजेस रहेंगे और हमारे इन्वेस्टर्स को भी क्या रहेंगे, कुछ एडवांटेजेस रहेंगे। अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस की बात करते हैं, देन इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजरियल एक्टिविटीज। अभी हमने लास्ट पॉइंट में इसके मीनिंग में डिस्कस किया कि इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजरियल एक्टिविटी, दे हैव द राइट टू वोटिंग, उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, मैनेजमेंट में वोट करने का राइट होता है। सो मैनेजमेंट हैव द राइट ऑफ द वोटिंग, वोटिंग राइट होता है उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का।
नेक्स्ट वन इज टू अर्न बाय वे ऑफ मोर डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड का राइट होता है टू अर्न बाय वे ऑफ मोर डिविडेंड। अगर डिविडेंड की बात करें तो अगर कंपनी क्या हो जाती है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, मोर प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच जाता है, सारा प्रॉफिट किसका होता है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तभी हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की क्योंकि सिचुएशंस अच्छी चल रही हैं, तो सारा प्रॉफिट भी किसका रहेगा, हमारे इन्वेस्टर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर का ही रहेगा। इसके अलावा उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेगा। अगर हम अदर शेयर होल्डर्स, अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रेज करते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, उन्हें मैनेजमेंट में वोटिंग राइट करने का अधिकार नहीं होता। इसी तरह से अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करेंगे तो क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें भी राइट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अगर ओनर ही है तो उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट रहेगा, वोटिंग करने का भी, और सारा प्रॉफिट भी किसका रहेगा, अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो भी वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा। तो इनके लिए सबसे बड़ी बिगेस्ट एडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन इज टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट भी किसका होगा, हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी किसका होता है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का रहता है, तो कैपिटल प्रॉफिट भी यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रहता है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस टू कंपनी, कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट रहेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देन अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल, कंपनी को एक परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाता है। कंपनी विल गेट द परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कंपनी will get the permanent sources of finance by the issue of equity shares, permanent source of finance। बिकॉज अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल कंपनी की लाइफ टाइम में कभी वापस नहीं की जाती। दे विल गेट देयर कैपिटल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के लिए परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाता है बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज नो फिक्स्ड बर्डन, नो फिक्स्ड बर्डन, कंपनी के लिए कुछ बर्डन नहीं होता, चाहे डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे, वेदर डिविडेंड पेड और नॉट, वेदर डिविडेंड पेड और नॉट, इट इज नॉट अ फिक्स्ड बर्डन ऑन ए कंपनी वेदर डिविडेंड पेड और नॉट। कंपनी के ऊपर कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं होता, चाहे तो डिविडेंड दे और चाहे डिविडेंड ना दे। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थीनेस, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थीनेस, यस, कंपनी की ये क्रेडिट वर्थीनेस को भी इंप्रूव करता है। इट इंक्रीज द क्रेडिट वर्थीनेस और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जितने कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इट मींस कंपनी की लेस बोरोड कैपिटल रहेगी। कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करेगी तो लेस लोन कैपिटल, और जितनी कंपनी की लोन कैपिटल कम रहेगी, कंपनी के लोन कम होंगे, इट मींस कंपनी की गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। नो नीड ऑफ मोर्गेज, अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर की बात करेंगे तो वहां पे डिबेंचर होल्डर को लोन लेने के लिए कहीं ना कहीं बैंक के पास या जिस भी पर्सन से लोन लेगी, डिबेंचर्स लेगी, वहां पे कंपनी को अपनी कैपिटल को, अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज रखना पड़ेगा। बट इन दी सिचुएशंस ऑफ इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज नो नीड ऑफ मोर्गेज, कंपनी को किसी भी प्रॉपर्टी को मोर्गेज रखने की नीड नहीं होती। सो नो नीड ऑफ मोर्गेज इज ऑल्सो ए बिगेस्ट advantages for the company. Next one is limitations of equity shares, लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, जहां पे इक्विटी शेयर्स के हमें इतने बेनिफिट देखने को मिले। अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट था, डिविडेंड ज्यादा रिसीव करने का राइट था, वहीं कंपनी को परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाता है, कंपनी को मॉर्गेज रखने की नीड नहीं रहती। तो वहीं अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ऐसे ही हमारे जैसे शेयर होल्डर को बेनिफिट थे और कंपनी को बेनिफिट थे, तो सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनी देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर की कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अनसर्टेन इनकम, उनकी इनकम कोई सर्टेन नहीं होती। कंपनी को चाहे बेनिफिट ज्यादा हो या कंपनी को बेनिफिट कम हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी पे डिपेंड करता है वेदर पेड डिविडेंड और नॉट, कंपनी पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन कंपनी वेदर डिविडेंड पेड और नॉट, वेदर डिविडेंड
पेड और नोट कंपनी पे डिपेंड करेगा, तो ये टोटली अनसर्टेन इनकम रहती है इक्विटी शेयर्स इशू करने से। नेक्स्ट वन इज लॉस ड्यू टू रिसेशन। अगर रिसेशन टाइम पीरियड की बात करें तो रिसेशन टाइम पीरियड में इक्विटी शेयर होल्डर के प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होने से अगर वो सेल करना चाहेंगे तो टोटली उनकी क्या हो जाएंगे, उनके शेयर्स प्राइस भी डिक्रीज हो जाते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लॉस होता है, लॉस ड्यू टू रिसेशन। नेक्स्ट वन लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। सिमिलरली उन्हें लिक्विडेशन के टाइम पे, अगर हम लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर कंपनी के पास कुछ नहीं रहता तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमारा कुछ नहीं मिलता। सो लॉस ड्यू टू लिक्विडेशंस, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो सबसे पहले हमारा डिबेंचर होल्डर को वापस किया जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का पैसा वापस किया जाएगा, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर कंपनी के पास कुछ नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को विल गेट नथिंग। सो ये हमारी रिस्की कैपिटल का पार्ट होते हैं। सो हम ये लिमिटेशंस इसकी भी बात कर सकते हैं। रिस्की कैपिटल ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा क्या है, रिस्की कैपिटल है, रिस्की है शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन लॉस ड्यू टू स्पेसिकुलेशंस, क्योंकि अगर जितना ज्यादा स्पेसिकुलेशन होगा इट मींस स्पेसिकुलेट इन शेयर्स और इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर जितना ज्यादा परचेज एंड सेल किया जाएगा, हो सकता है एक टाइम पे शेयर के प्राइस क्या है, कम आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा लॉस भी होता है। यहाँ पे जहां फायदा है डिविडेंड का, वहीं स्पेसिकुलेशन, रिसेशन, लिक्विडेशन से इन्हें लॉस भी है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस फॉर कंपनी। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? इसका मतलब है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये अलग से ही टॉपिक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसका मतलब है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी जितने ज्यादा डिबेंचर्स, जितनी ज्यादा डेट कैपिटल का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करेगी, कंपनी जितने डेट यूज करती है उतना ही कंपनी के लिए, अगर डेट यूज करेगी तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं डिबेंचर होल्डर को, और फिक्स्ड इंटरेस्ट देने के बाद जितनी भी हमारी कैपिटल बच जाएगी, जितना भी हमारा प्रॉफिट बच जाएगा, वो सारा किसको दिया जाएगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का। मोर प्रॉफिट मोर बेनिफिट टू दी इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट होगा। सो नो एडवांटेजेस ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन कंपनी अगर ज्यादा शेयर इशू करेगी, ज्यादा डिबेंचर्स इशू ना करके ज्यादा शेयर्स इशू करेगी, तो उस सिचुएशंस में हमें शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, और कंपनी के और टोटली डिस्क्रिएशंस पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड दे ना दे। कंपनी को यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कब मिलेगा, जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स इशू करेगी। नेक्स्ट अगर लिमिटेशंस बात करें कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि हमने इसके एडवांटेजेस में किया दैट इज अ परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो इक्विटी शेयर होल्डर है हमारे लिए परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। सो द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर नेवर पे बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट वन है लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। बिकॉज वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, तो ओनर होंगे तो ऑब्वियसली दे इंटरफेरेंस इन दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो अगर कंपनी इंटरफेरेंस नहीं चाहती मैनेजमेंट में तो कम इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपनी जितने इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स इशू करने के बदले कंपनी को उतने ही एक्सपेंसेस, कमीशंस वगैरह देना पड़ेगा। अगर कंपनी ने अंडरराइट किए हैं शेयर्स को तो इतनी ही ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आएंगी। नेक्स्ट वन इज नो टैक्स एडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस, टैक्स एडवांटेजेस की बात करें तो टैक्स एडवांटेजेस हमें डिबेंचर्स पे होते हैं। अगर टैक्स एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, देन टैक्स एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिबेंचर्स होल्डर्स की बात करें, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में इशू करते हैं, तो हमारे डेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करते हैं। डेबिट साइड में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में इंटरेस्ट को शो करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट को डेबिट साइड में शो करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा P&L का। अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा, लेस प्रॉफिट होगा, तो हमें
लेस टैक्स देना पड़ेगा। सो कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि डिबेंचर्स इशू, यहाँ पे डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है डेबिट नहीं हो पाता प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। अगर डेबिट नहीं होगा तो कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। सो देयर इज नो टैक्स एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेट है, जहाँ पे इंटरेस्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, हम डेबिट नहीं कर पाते, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा शो होता है। तो हमने लिमिटेशंस को देखा, तो लिमिटेशंस हमारे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी और कुछ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इक्विटी शेयर होल्डर की, तो हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर आर दी ओनर्स। अगर हम कंपनी में वोटिंग राइट में मैनेजमेंट का राइट चाहते हैं, अगर हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्यादा हम प्रॉफिट चाहते हैं, ज्यादा कैपिटल प्रॉफिट चाहते हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर इक्विटी शेयर, हमें इक्विटी शेयर की तरफ जाना चाहिए। बट वहीं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडेशन के टाइम पे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं होती, लेस डिविडेंड दिया जाता है, अनसर्टेन इनकम होती है, टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी वेदर दे वांट टू पे डिविडेंड और नॉट। कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, कंपनी को यहाँ पे कोई भी टैक्स एडवांटेजेस नहीं हो पाती। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का रहेगा। देखिए, जैसा कि प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर्स इट मींस दोज शेयर्स हु हैव द प्रेफरेंस, जिन्हें बिजनेस के अंदर प्रेफरेंस रहती है। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द टू प्रेफरेंस, इन्हें दो प्रेफरेंस होती हैं। अभी हमने इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में डिस्कस किया, तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर की कंपैरिजन में, in comparison to equity shareholder they have two preference, इन्हें दो preference होती हैं। first one in preference in dividend, then second one preference in repayment of capital। देखिए, इन्हें अगर preference in dividend की बात करें तो then इन्हें जो dividend है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। दे विल पे डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू दी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही इन्हें डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो इन्हें कैपिटल जो होगी, कैपिटल भी इन्हें बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही रिपेड की जाएगी, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमने देखा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इन्हें दो प्रेफरेंस होती है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। फर्स्ट वन प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड सेकंड वन प्रेफरेंस इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी, इन्हें डिविडेंड में प्रेफरेंस दी जाती है कि इन्हें डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है। एंड द सेकंड वन इज प्रेफरेंस इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी वाइंड हो रही है, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को वापस करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमें इन्हें डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो हमें कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स की वापस की जाती है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात करें तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। कंपनी इनमें से किसी भी टाइप को सिलेक्ट कर सकती है अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, एंड शेयर होल्डर ऑल्सो कैन गो फॉर एनी टाइप्स। फर्स्ट वन इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए एज क्लियर बाय इट्स नेम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इट मींस दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, which can be converted into equity shares. Those preference shares who have the right to convert into equity shares are known as the convertible preference shares. जिन preference shares को right होता है that they can be converted into equity shares, those preference shares are known as the convertible preference shares. Second one is non-convertible preference shares. कन्वर्टेबल को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करने का, एंड नॉन कन्वर्टेबल हु डोंट हैव एनी राइट, हु डोंट हैव एनी राइट टू कन्वर्ट, डोंट हैव
any right to convert into equity shareholders. अगर जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होने का, देन दिस सच काइंड ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट वन इज कोम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. कोम्युलेटिव इट मीन्स कोम्युलेट होना. कोम्युलेट मीन्स इकट्ठा होना. अगर किसी कारणवश अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ईयरली वापस नहीं कर पाते, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस तरह का होता है, लाइक सपोज 6% प्रेफरेंस शेयर्स, और इनके ऊपर जो होता है डिविडेंड हमारा फिक्स्ड रेट से दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम हर साल जो प्रॉफिट है, इसका जो डिविडेंड है, इनका हर साल रीपे बैक करते हैं. बट किसी कारणवश हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे बैक कर पाए. तो अगर कंपनी ने कॉम्युलेटिव या शेयर होल्डर ने कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, देन दे हैव द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट. तो इनका प्रॉफिट कॉम्युलेट इकट्ठा होता रहेगा, और जिस ईयर में कंपनी को एक्चुअल में बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो उस ईयर में इनका पहले प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे बैक किया जाएगा एंड देन करंट ईयर का पे बैक वापस किया जाएगा. सो दे हैव द राइट टू रिसीव पास्ट और करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट प्लस करंट ईयर प्रॉफिट. इन्हें राइट होता है पास्ट ईयर डिविडेंड प्लस करंट ईयर डिविडेंड का राइट होता है इन्हें रिसीव करने का इन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को. नेक्स्ट वन इज नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. कॉम्युलेटिव का अपोजिट क्या हो गया? नॉन कॉम्युलेटिव. मीन्स हु डू नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी पास्ट ईयर प्रॉफिट इफ नथिंग इज गिवन इज केस ऑफ ए इनसफिशियंसी ऑफ डिविडेंड. अगर हमारा डिविडेंड नहीं हो पाता, इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाए, तो नेक्स्ट करंट ईयर में इन्हें लास्ट ईयर का प्रॉफिट रिसीव करने का कोई राइट नहीं होता. डोंट हैव एनी राइट टू रिसीव हमारा पास्ट ईयर का प्रॉफिट का. नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग इट मीन्स पार्टिसिपेट करने का राइट. तो अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, अगर कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी का एक्सेस प्रॉफिट होता है, अगर हम पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें, एक्सेस प्रॉफिट या फिर मोर प्रॉफिट, तो जो हमारे पार्टिसिपेटिंग, जैसे हमने सबसे पहले बात की, सबसे पहले किसका डिविडेंड पे बैक किया जाएगा? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का वापस किया जाता है इंटरेस्ट, देन हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वापस करते हैं, देन हम इक्विटी शेयर होल्डर का वापस करते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का वापस करते हैं डिविडेंड. तो अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग की, हमने डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हमने डिबेंचर होल्डर का वापस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे भी फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दे दिया, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका भी हमने डिविडेंड वापस कर दिया. तो अगर हमारा एक्सेस प्रॉफिट, फिर भी कुछ प्रॉफिट रह जाता है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को राइट होता है उस एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का. सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर द दोज प्रेफरेंस शेयर हु हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा इन एक्सेस प्रॉफिट, एंड द नॉन पार्टिसिपेटिंग preference share are the opposite of participating preference share who do not have any right to participate in any kind of excess profit. Next one is redeemable preference shares. Redeemable or नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रेडीमेबल मीन्स विच कैन बी रिडीम, जो कंपनी की लाइफ टाइम में जिनका पैसा कंपनी वापस कर देती है, जो रिडीम किए जा सकते हैं. विच आर रिडीमेबल आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड नॉन रिडीमेबल विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, और जिनका पैसा वापस नहीं किया जाता, दे आर नोन एज द नॉन redeemable preference shares. Next one is advantages of preference shares. Advantages of preference shares. अगर हम advantages की बात करें preference शेयर होल्डर की, जैसा हमने इक्विटी शेयर होल्डर में देखा, there are certain advantages to the investors as well as company. So similarly preference शेयर की भी कुछ advantages रहेंगी from the point of view of investors as well as company. कंपनी को भी कुछ benefit होते हैं as well as investors को भी, जो preference शेयर होल्डर होंगे वो अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ advantages दिखेगा, तभी तो वो कंपनी की तरफ आएंगे. And they want to raise fund through the preference shares. वो भी अपना preference shares में invest करना पसंद करेंगे. So first one is the regular income. अगर हम income point of view से बात करें तो preference share holder होंगी, जो investors होंगे हमारे, उन्हें fixed rate से dividend दिया जाता है. So preference share holder get the fixed dividend
और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो उन्हें उनकी जो इनकम होती है इट्स अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, उन्हें अनसर्टेनिटी नहीं रहती उन्हें डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनका फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। सेकंड वन इज द प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन के टाइम की अगर बात करें तो उनका भी कैपिटल किससे पहले वापस किया जाता है, इन्हें प्रेफरेंस होती है इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। सो दे हैव प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में इन्हें क्या रहती है, हमारी प्रेफरेंस रहती है। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें, participating preference shareholders, they have the right, participating preference shareholder have the right to participate in extra profit. Next one is voting right on related resolution. voting right on related resolution, अगर हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पर जो मैटर होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उन्हें वहां पर वोटिंग करने का भी राइट होता है। जैसे हमने इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्कस किया कि वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को कंप्लीटली वोटिंग राइट होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट ओनली ऑन सर्टेन मैटर और ओनली ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। सो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस की बात करें, इन्हें फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस होती है इन्हें लिक्विडेट के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, रिलेटेड रेजोल्यूशन पे इन्हें वोटिंग करने का भी राइट होता है। नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देन नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट because they are not real owner of the company, not real owner of the company। हमने ओनर्स की बात करी स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस किया हमने दैट प्रेफरेंस शेयर और ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर ओन कैपिटल। ओनर तो होते हैं बट दे आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अगर इन्हें वोटिंग करने का राइट नहीं है तो इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं है, तो कंपनी को बेनिफिट रहता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करके प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेके कंपनी क्या कर ले, कंपनी अपने मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस से भी बच सकती है बाय इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन इज लेस बर्डन ऑन कंपनी। अगर बर्डन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस बर्डन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड देना या ना देना टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी। डिविडेंड डिपेंड अपॉन डिस्क्रिएशन ऑफ कंपनी। डिविडेंड डिपेंड अपॉन कंपनी की कंपनी देना चाहती है या कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती, तो डिविडेंड डिपेंड अपॉन कंपनी, सो कंपनी के ऊपर लेस बर्डन होता है। नेक्स्ट वन इज नो नीड ऑफ मोर्गेज, क्योंकि ये हमारी लोन कैपिटल नहीं होती तो यहाँ पे कंपनी को क्या नहीं रखना पड़ता, अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी भी नहीं रखना पड़ता, मोर्गेज रखने की नीड नहीं रहती। सो नो नीड ऑफ मोर्गेज बिकॉज नॉट लोन कैपिटल, इट इज नॉट ए लोन कैपिटल। जब हम डिबेंचर्स की बात करेंगे तो वहां पे यही इसका डिसएडवांटेजेस बन जाएगा कि कंपनी को मोर्गेज रखने की नीड रहती है। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। जिस तरह से कंपनी को इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी परमानेंट कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करके भी कंपनी को क्या मिल जाएगी, परमानेंट कैपिटल, बट ओनली थ्रू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करी है तो कंपनी को यहाँ पे परमानेंट कैपिटल मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंपनी का फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज अगर कंपनी के पास किसी सिचुएशंस में पैसा ज्यादा हो जाता है देन कंपनी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल रिडीम कर सकती है एंड कंपनी मेक देयर कैपिटल स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे अगर कंपनी जितने ज्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करेगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट किसका रहेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को रहेगा। नेक्स्ट वन आर दी लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट रहते हैं इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनी को, वहीं पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं हमारे इन्वेस्टर्स को भी और हमारे कंपनी को भी। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन इन्वेस्टर्स हैव नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कंपनी को सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी किसी भी केस में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का, बट अदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डो नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करने के बाद अगर कुछ ज्यादा रह जाता है, सरप्लस में रह जाता है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर डो नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन दी सरप्लस प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।
नेक्स्ट वन इज नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी, कंपनी को मैनेजमेंट करने का राइट नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो कंपनी के रियल ओनर नहीं है। नेक्स्ट वन इज नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड, इन्हें डिविडेंड करने का कोई राइट नहीं होता, बिकॉज डिविडेंड टोटली डिपेंड अपॉन दी कंपनी, डिविडेंड डिपेंड अपॉन दी कंपनी, कि कंपनी डिविडेंड पे देना चाहती है या कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती है, टोटली कंपनी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन आर दी लिमिटेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लिमिटेशंस की बात करें, अगर कंपनी हमारे प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है तो कंपनी को एक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड जो हमारा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाएगा, फिक्स्ड और परमानेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल जाएगा कंपनी को, क्योंकि अगर कंपनी क्या है नॉन रिडीमेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से लेती है तो हमें कंपनी का फिक्स सोर्सेज मिल जाता है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक तरह से लिमिटेशंस ही है, अगर कंपनी के पास एक्सेस फाइनेंस हो जाता है तो कंपनी इनका कैपिटल रिडीम नहीं कर पाती, तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक लिमिटेशंस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज नो टैक्स एडवांटेजेस, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंपनी को कोई एडवांटेजेस नहीं मिल पाती, वैसे ही अगर जितने कंपनी ज्यादा शेयर इशू करेगी, क्योंकि अगर कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू हमारा पैसा रेज करती है तो डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिटेड साइड, अगर कंपनी के डेबिट साइड में शो किया जाएगा तो एक तरह का एक्सपेंस होगा और ये एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, अगर कम प्रॉफिट होगा तो लेस प्रॉफिट एंड लेस टैक्स, कंपनी को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो डिबेंचर होल्डर्स पे हमें कंपनी को टैक्स एडवांटेजेस रिसीव होता है, बट बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, लेकिन जितने ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू करेगी, जितने ज्यादा कंपनी शेयर्स कैपिटल की तरफ जाएगी, वहीं पे यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट शो नहीं करेगी और कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, अगर ज्यादा प्रॉफिट द मोर टैक्स, तो कंपनी गेट नो टैक्स एडवांटेजेस बाय इशूइंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट वन इज द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को डिससेटिस्फैक्शन रहती है बिकॉज दे विल गेट नथिंग। नेक्स्ट वन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ड्रीम बिलीव अचीव, आप ड्रीम देखें देन डेफिनेटली बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। बी स्माइल।